हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएस केमिस्ट्री। और आज हम पेरियोडिसिटी का एक नए टॉपिक को लेकर के इस वीडियो में आए हैं। और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा क्या है इंफॉर्मेटिव होने वाला, इंटरेस्टिंग होने वाला है। कारण क्या है कि हम जो भी पेरियोडिसिटी के टॉपिक को हम डिफ़ाइन करेंगे वो कंप्लीट डायग्राम बेसिस होगा, जो कि देख करके एकदम समझ में आएगा। स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट मतलब देखने की कोई फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस खाली देखना है। इस वीडियो को कंप्लीट पूरा का पूरा एकदम ध्यान से देखना है। बस ये इस वीडियो में ही आपका पूरा का पूरा आज का पीरियोडिसिटी आज कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट डायग्राम बेसिस पे उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है। तो वो देखिएगा, जैसा कि हम ये जो आज टॉपिक लेके आने वाले हैं वो क्या है, जैसा आप लोग को दिख रहा होगा, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो ये पेरियोडिसिटी का ये जो है थर्ड टॉपिक है एक तरीके से। और यहाँ से आपका रियल वे में पेरियोडिसिटी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे रेडियस को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इस वीडियो में। पूरा होल वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एटम्स का जो रेडियस होता है पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से कहाँ पे इंक्रीज करता है, कहाँ पे डिक्रीज करता है, कौन से एलिमेंट का एटम का जो रेडियस होता है वो बड़ा होता है, कौन से एलिमेंट का एटम का रेडियस छोटा होता है। ये सभी कुछ बहुत कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हम इस वीडियो में आप कवर अप करेंगे। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ और इसको गौर से देखिए इस वीडियो को। और इसमें हम जो डायग्राम बेसिस पे जो डिफाइन करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा आपको समझने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं गाइस, तो देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। ये मेरा जो है वो एक तरीके से रियल वे में पीरियोडिसिटी का ये यहाँ से पीरियोडिसिटी रियल वे में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। सॉरी, एटॉमिक रेडियस होता क्या है। तो जैसा कि गाइज हम पहले भी बता चुके हैं, आप लोग जानते भी होंगे कि एटम जितने भी सारे हैं ना वो स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। रियल वे में एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब, कहने का मतलब एक फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है। और इसको मैं डिस्कस किया हूँ एक सेपरेट वीडियो में, बेसिक क्लास का जो वीडियो था उसमें एटम कैसा होता है, ठीक है। तो एटम स्फेरिकल होता है एज लाइक फुटबॉल की तरह, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि फुटबॉल और एक मान लेते हैं क्रिकेट बॉल, ठीक है। तो दोनों बॉल ही है, दोनों क्या है स्फेरिकल शेप का ही है, लेकिन एक का साइज छोटा होता है, एक का साइज बड़ा होता है। तो उसमें क्या डिफरेंसेज होता है, तो उसका जो रेडियस होता है ना, एक का छोटा होता है और एक का क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो वही रेडियस को हम लोग आज डिफाइन करेंगे, मतलब उसी के बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं एटम जो है उसका शेप स्फेरिकल होता है, तो उसका जो शेप साइज होगा वो कहीं ना कहीं रेडियस पे ही डिपेंड करेगा। तो रेडियस को हम लोग को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम डिफाइन करते हैं रेडियस होता क्या है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है इसका वो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल वेयर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एटम्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, है ना। जैसा कि मैं बताया था, दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और एक होता है मतलब आउटरमोस्ट सेल, ठीक है। और उसके अंदर भी सेल होते हैं, लेकिन मेनली रूप से यहाँ दो को कंसिडर किया जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल, मतलब न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसी को बोला जाता है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं भाई फिगर के द्वारा क्या क्या होता है इसका। ये आपका एटम्स रहा, ठीक है। तो एटम में आप देख रहे हैं कि ये जो आपका क्या है, ये बीच वाला पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है ना। तो ये बीच वाला पार्ट आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट सेल, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है आउटर मोस्ट सेल, ये होगा आउटर या वैलेंस सेल, इसी को बोलते हैं। और इसके अंदर में जो होता है ना वो भी सेल ही होता है, लेकिन वैलेंस सेल इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इसके अकॉर्डिंग, इस ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच जो ये है ना, ये वाला एरो वाला जो पार्ट दिखाई पड़ रहा होगा वो आपका क्या है, एटॉमिक रेडियस। तो इसको डिफाइन किया गया एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो ये एटॉमिक रेडियस ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट,
आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना बड़ा उसका एटॉमिक रेडियस होगा, ठीक है। तो इसको हम और ज़्यादा कॉन्वेंशियल वे में यदि समझने का प्रयास करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जब हम लोग समझेंगे तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग दो ही हो सकता है, या तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड और या ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सेकेंड जो देखेंगे इसके बारे में क्या है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। कहने का मतलब है पीरियोडिक टेबल में जब हम अक्रॉस पीरियड जाते हैं, ठीक है, अक्रॉस पीरियड जाने का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पीरियड 7 पीरियड्स होते हैं तो उसमें से कोई एक पीरियड को ले लेते हैं तो उसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, पीरियड होगा। तो उसके एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड देयर इज रेगुलर डिक्रीजेस इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कारण क्या है, अब यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर जो डिक्रीज कर रहा है ना, सबसे पहला ये जो है ये मूव कर रहा है यहाँ पे, और ये जो डिक्रीजिंग में जा रहा है, ठीक है, ये मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देयर इज रेगुलर डिक्रीजेस इन एटॉमिक रेडियाई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। हो भी क्यों ना, यहाँ पर जो देख रहे थे प्रीवियस वीडियो में जेड स्टार का जो वैल्यू था जेड माइनस ई जो था वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये जेड का जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको बोल रहे थे, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो भी व्यूअर नए जुड़े हैं और उनको थोड़ा सा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में डाउट हो रहा होगा तो आप प्रीवियस वीडियो पे जा करके देख सकते हैं बाद में, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ समझ लीजिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, चार्ज क्या है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट बाई एन क्या होगा, न्यूक्लियस। मतलब इस न्यूक्लियस के द्वारा जितना चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे डाला जाता है उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब ये न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इस पे डाला जाएगा, तो पॉजिटिव ये निगेटिव को क्या करेगा, ये अपनी ओर खींचेगा ना, तो अपनी ओर खींचेगा तो जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये स्लाइड करेगा न्यूक्लियस के साइड। तो बताइए ये जो डिस्टेंस है वो कम होगा कि ज़्यादा होगा, डेफिनेटली कम होगा। ये जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और इस प्रकार से जो है एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं एक डायग्राम बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका एटम है, ठीक है। जैसा कि आपको बताया गया कि पीरियड अक्रॉस अ पीरियड चलेंगे, तो ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, तो ये आपका जो होगा वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका लिथियम सेकेंड पीडी है ना, तो सेकेंड पीडी में ये लिथियम हो जाएगा, और ये बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो ये जो है एक लेफ्ट टू राइट सेकेंड पीरियड में जाकर के देखिएगा तो यही सब आएगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग इसको देखते हैं तो क्या देखते हैं यहाँ पे, ये इसका एटॉमिक नंबर जो है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया 1s2 2s1, ठीक है। उसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, ठीक है, राइट। यहाँ पर 1s2 2s2 2p1, ठीक है। यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है। उसके बाद ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, तो 1s2 2s2 2p3, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p4। उसके बाद फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन मेरा ये है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन निकलने से क्या हुआ, एक चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन निकलने से हुआ ये कि यहाँ पर जो n का वैल्यू है ना, ये n का वैल्यू हम निकालने के लिए बताए थे, और सेल नंबर्स ऑफ सेल, तो s का मैक्सिमम कोफिशिएंट, तो देखिएगा s का यहाँ भी कोफिशिएंट यहाँ भी कोफिशिएंट, तो मैक्सिमम कितना है, तो n बराबर यहाँ पर 2 है, यहाँ भी n बराबर 2 होगा, और यहाँ भी n बराबर 2 ही है, s का मैक्सिमम कोफिशिएंट n बराबर 2 है, और n बराबर 2 यहाँ पर भी होगा, और n बराबर 2 यहाँ पर भी होगा, n बराबर 2 यहाँ पर। मतलब हम ये कह रहे हैं कि सेल तो कांस्टेंट, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, तो उसका रीजन क्या है,
जेड मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो सिग्मा का जो वैल्यू होता है वो बढ़ता जरूर है, लेकिन उसमें बढ़ने का जो रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। किसके अपेक्षा? तो एटॉमिक नंबर की अपेक्षा, ठीक है। जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है? इंप्रूव कर जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंप्रूव करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, और न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेडियस डिक्रीज कर जाएगा। सेम वही प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या है? आपका दिया हुआ है ये रेडियस, इसमें रेडियस, ये जो है आपका R1 या RLI कह सकते हैं, ठीक है। इसको R1 मान सकते हैं या RLI मतलब लिथियम का रेडियस, ठीक है। इसका रेडियस जो देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? R2 और RBE होगा, या फिर हम इसको R2 ले सकते हैं या फिर RBE ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? तो ये जो रेडियस है ना, R3 ले सकते हैं या RB ले सकते हैं, ठीक है। यानी बोरोन का रेडियस हो गया। उसके बाद इसका जो रेडियस देखेंगे वो क्या हो जाएगा? R4 या RC ले सकते हैं, ठीक है। सबका मतलब ये रेडियस का नाम दे रहे हैं। उसके बाद क्या है? यहाँ पर R3, R5 और RN ले सकते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? R6 और RO ले सकते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? RF, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ कि यहाँ पर रेडियस हम लोग देखते चले गए। अब यहाँ पर जो एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि ये जो R1 है, R1 क्या हो रहा है? ये R1, ये यहाँ पर लिखेंगे R1 इज लेस देन R2, सॉरी ये ग्रेटर हो जाएगा, ये ग्रेटर होगा, ठीक है। R1 ग्रेटर, सॉरी R1 ग्रेटर R2 ग्रेटर R3 ग्रेटर R4 ग्रेटर R5 ग्रेटर R6 ग्रेटर R7। मतलब जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कारण क्या है? ये सॉरी डिक्रीज कर रहा है। कारण क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा। कैसे? वो भी हम बता दे रहे हैं। अब इसमें जो लेंगे, अब मान लिया जाए ये भी है, उसके बाद ये क्या कर रहा है? RLI, ठीक है। तो यहाँ पर RLI ये बड़ा हो जाएगा R किससे? RBE से। ये बड़ा होगा RB से। ये बड़ा हो जाएगा R क्या हो जाएगा? C से। ये बड़ा होगा RN से। ये बड़ा होगा RO से। और ये बड़ा होगा RF से। तो ये रेडियस का क्या है? एक ये ऑर्डर है ना। लेफ्ट टू राइट जाने पे हम एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है इस प्रकार से आपको ये क्या है दिया गया है? एटॉमिक रेडियस जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि यदि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है, ठीक है। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर इन्वर्सली का मतलब होता है कि ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? घटेगा। मतलब अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज करना, और डाउनवर्ड एरो का मतलब डिक्रीज करना। मतलब इसका उल्टा ये होगा। इन्वर्स मतलब क्या होता है? इन्वर्स मतलब क्या होता है? इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, ठीक है। तो ये बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? घटेगा। और ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो यही कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो ये रिलेशन को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपका आ गया, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यहाँ जैसे ये आपका डाटाबेस है, ठीक है। तो ये लेफ्ट टू राइट जब जा रहा है ना, तो यहाँ पर देखिएगा, गौर कीजिएगा इसको। यहाँ पर आपका क्या है कि लिथियम जो है ये लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रहा है। देखिए लिथियम का जो है 130 है, पिकोमीटर में होगा ये जब भी होगा तो, ठीक है। और ये 99 है, 84 है, 75 है, 71 है, 64 है, 60 है, 62 है, ठीक है। तो यहाँ पर कहिएगा कि अब इससे ये बड़ा हो गया। हाँ, तो ये आपका क्या है? इनर्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो इसकी बात हम
बाद में करेंगे। तो ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा, उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा जो है वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे वे में भी देख लेंगे, क्या हो जाएगा, इंक्रीज एटॉमिक रेडियस, ये तो पिकोमीटर में है। अब ये क्या कर रहा है, एंगस्ट्रॉम में। ये दो तरह का वैल्यू दिया गया है, एक पिकोमीटर, ठीक है, और पिकोमीटर जनरली बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए पिकोमीटर यूज करते हैं, बिकॉज बॉन्ड का जो लेंथ होता है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, एकदम मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको देखा जा सकता है। तो उसके कारण हम उसको पिकोमीटर में डिफाइन, मतलब छोटे से छोटे एकदम बहुत ज़्यादा छोटा वैल्यू को जब हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे तो वो पिकोमीटर में कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेंड्स एटॉमिक रेडियस, अब एटॉमिक रेडियस ये भी है। अब कहिएगा सर ये और ये इसमें अंतर क्या है, अंतर कुछ नहीं है, बस इसमें क्या है पिकोमीटर में डिफाइन किया है, और इसमें जो है आपको डिफाइन किया गया है आपका किसमें, तो एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम का मतलब आप समझ रहे होंगे 10⁻⁻10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1.52 एंगस्ट्रॉम और ये 1.11, ये 0.88, ये इस प्रकार से ये डिक्रीज करते हुए चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाने पे एक और एक क्रॉस पीरियड ऑफ मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा। हाँ, अब है ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो है, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अक्रॉस अ ग्रुप, क्या कहता है, पीरियोडिक टेबल में जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, तो जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो देयर इज रेगुलर इंक्रीजेस इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। कहता है यहाँ पर एटॉमिक रेडियस जो होगा वो बहुत ज़्यादा रेगुलर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। आखिर इसका रीज़न क्या है, तो इंक्रीज करने का सबसे बड़ा रीज़न है, तो हम जब ग्रुप लेंगे तो हम पता चल जाएगा कि रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ग्रुप, फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ये 4 है, फिलहाल हम एक ग्रुप का 4 एलिमेंट लिए, आगे भी हम लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन जो है इसका जो देखिएगा, सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये इसमें सेल नंबर जो होगा वो 1 होगा, जाहिर सी बात है इसका मैक्सिमम कोफिशिएंट तो सेल नंबर 1। उसके बाद क्या है, यहाँ पर है लिथियम का 1s2 2s1, ठीक है, इसमें s का मैक्सिमम कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो n बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1s2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से चलेंगे बीच में तो ये 4s1, ठीक है। अब यहाँ पर n बराबर क्या है, हमें ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम कोफिशिएंट आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा n का वैल्यू, ठीक है। तो n का वैल्यू का ये s का मैक्सिमम कोफिशिएंट n बराबर आता है। तो यहाँ पर जो रेडियस देखेंगे ना, अब यहाँ पर क्या है, ये रेडियस यहाँ पर देख लेते हैं, उसी प्रकार से ये R1 और RH हो जाएगा, इसको नाम R1 दे देते हैं, RH दे देते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 और RLI हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो रेडियस बनेगा वो क्या हो जाएगा, R3 या RNA होगा। उसके बाद यहाँ पर जो रेडियस बनेगा वो क्या हो जाएगा, R4 और RK बनेगा, ठीक है। अब कहिएगा सर ये R4 जो है n बराबर 4, तो ये जितना n रहेगा ना उतना सेल लेंगे, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ सेल जो होगा नंबर्स ऑफ n के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक और इसके आगे रुबिडियम का लेते हैं, तो रुबिडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 से कंटिन्यू चलेंगे तो 5s1 तक आएगा, ठीक है। इसमें n बराबर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जाहिर सी बात है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें जो रेडियस देखेंगे ना वो क्या है, R5 या RB इसका रेडियस। उसके बाद जो है वो एक सीजियम है, तो सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 से लेकर के 6s1 तक। अब इसका सेल नंबर देखेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसमें रेडियस देखेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका R6 या RCS होगा, ठीक है। एक और एलिमेंट देख लेते हैं फ्रांसियम का, ठीक है।
तो ये एक ग्रुप का एलिमेंट है, ये फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। जब फर्स्ट ए ग्रुप में आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो आपको हाइड्रोजन से लेकर के फ्रांसियम तक मिलेगा, ठीक है। तो इसमें n बराबर कितना, ये कॉन्फ़िगरेशन 7, तो एस का जो मैक्सिमम कोफिशिएंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें तो n बराबर 7 होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें देखिएगा सेल नंबर जो है वो 7 है, ठीक है। और 7 है तो इसका जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, R7 या RF होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये सेल बढ़ रहा है, n का वैल्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे r, ये जो r है ना, इसका जो रेडियस है वो आपका यहाँ पर ये छोटा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, तो ये क्या है, n इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ सेल। यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है कि n क्या है, तो n नंबर्स ऑफ सेल है, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ सेल जितना जितना इस n का वैल्यू आया है उसमें देख लीजिएगा काउंट करके, नंबर्स ऑफ सेल उतना ही है, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर देखते हैं, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है नंबर्स ऑफ सेल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नंबर्स ऑफ सेल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है कि यहाँ पर डायग्राम से साफ पता चल रहा है कि जितना सेल बढ़ेगा रेडियस उतना बढ़ रहा है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस जो है नंबर्स ऑफ सेल, यानी सेल बढ़ा रेडियस बढ़ गया, सेल घटेगा रेडियस घट गया। जैसे सेल इसमें कम है तो रेडियस कम है, और इसमें क्या है कि ये जो सेल है क्या है, वो आपका ज़्यादा है तो रेडियस क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं ये क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ सेल। अब एक चीज़ और देखिएगा, इसमें थोड़ा सा जो है समझाने वाली बात ये है कि पीरियोडिक टेबल में आप लोग ये बताया गया होगा कि इसमें जो नंबर्स ऑफ पीरियड है ना, तो ये टॉप टू बॉटम जा रहा है। तो ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट होगा, ये सेकेंड का होगा, ये थर्ड का होगा, ये 4 का होगा, ठीक है। और ये 5 का, और ये 6 का, ठीक है, और ये 7 का। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा पीरियड बढ़ रहा है, मतलब पीरियड नंबर जो है वो किसके बराबर है, तो नंबर्स ऑफ सेल, मतलब जितना पीरियड में एलिमेंट है उतना ही उसमें क्या है, सेल है। तो पीरियड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर्स ऑफ सेल, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या है, नंबर्स ऑफ पीरियड के बराबर होगा। तो जब नंबर्स ऑफ सेल पीरियड पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जाहिर सी बात है एटॉमिक रेडियस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसका, पीरियड का। तो जैसे जैसे देख रहे हैं पीरियड ज़्यादा, पीरियड की संख्या, नंबर्स ऑफ पीरियड ज़्यादा हो रहा है तो रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बिकॉज पीरियड ज़्यादा होगा तो सेल डेफिनेटली ज़्यादा होगा, ठीक है। जब सेल ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस तो ऑटोमेटिकली, डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, है ना। न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा, रेडियस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम पहले भी बता रहे थे ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा रेडियस मेरा क्या होगा, उतना कम होगा। कारण क्या है कि टॉप टू बॉटम में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात ही नहीं करेंगे, चूँकि हम ये देख चुके हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट में कि टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट होता है, तो इससे हम लोग रिलेट नहीं करेंगे। ये जो रिलेशन है वो किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पीरियड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस क्या करेंगे, अब यहीं पे समझने वाली बात है, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है कि रेडियस इंक्रीज कर रहा है बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो डिक्रीज करता ही नहीं है, वो तो कांस्टेंट रहता है ग्रुप में। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग जब हम लोग एटॉमिक रेडियस को क्या करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब उसको डिस्कस करेंगे ना, तो हम यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेट नहीं करेंगे, ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेट नहीं करेंगे एटॉमिक रेडियस को। हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ऑफ सेल, नंबर्स ऑफ पीरियड पे ही क्या करेंगे, हम उसको रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि सेल बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है, पीरियड बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेट करना ग्रुप में क्या होगा, गलत होगा मेरे ख्याल से। बिकॉज जो रेडियस मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रुप में कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कांस्टेंट होता है तो सवाल ही नहीं होता है उससे रिलेट करने का, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, कहाँ, अकॉर्डिंग टू पीरियड, ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट में। क्लियर है। उसके बाद अब यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ये जो है आपका ये टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब देखिएगा एटॉमिक रेडियस जो होता है ना वो कई तरीके का होता है, ठीक है। जैसे अब एटम तो इंडिपेंडेंट होता नहीं है,
ठीक है, कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसमें एटम या तो अपने स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में रहेगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में रहेगा, या फिर कोई और स्ट्रक्चर में रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट जो होता है उसका एटम फ्री होता है, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट रहता है। उसके अलावा ऑलमोस्ट जितने भी सारे एलिमेंट है ना, वो एटम कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ वो क्या रहता है, किसी न किसी रूप से अट्रैक्टेड होता है। तो हम यहाँ पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम रेडियस को जो है, एटॉमिक रेडियस को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस में जैसे मान लिया जाए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन हो गया, ये सभी का जो एलिमेंट है ना, वो एटम कैसे रहता है, एकदम ये क्या रहता है, Cl2 के फॉर्म में रहता है, O2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ा हुआ रहता है, तब जाकर के ये कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। कहीं भी अकेले अकेले ऑक्सीजन कहीं सर्वाइव नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये कोवेलेंट रेडियस होता क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। तो यहाँ पर कहता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ टू लाइक एटम बॉन्डेड टुगेदर बाई अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कह रहा है, समझिएगा इस बात को कि हाफ ऑफ डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस का हाफ, और वो डिस्टेंस क्या होगा, बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू लाइक एटम, यानी दो समान एटम के बीच के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है ना, उसका हाफ। दो समान एटम, दो सिमिलर एटम, दो इक्वल एटम, दो सेम एटम, आइडेंटिकल एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस का हाफ क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस होगा। और वो एटम किससे बना होना चाहिए, मतलब बाइंडेड होनी चाहिए सिंगल एटम से, सिंगल ये क्या होगा, बॉन्ड से, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल देखिएगा, ये जो है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम ये हिंट करेंगे, देखिए ये जो दो एटम है, मान लिया जाए ये ऑक्सीजन का है, ये भी ऑक्सीजन का, या फिर मान लीजिए ये Cl का है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं मानिए, ऑक्सीजन मानिएगा तो ये डबल बॉन्ड होगा, Cl का है और ये Cl का है, ये दोनों ओवरलैप किया, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये बताया जा रहा है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। अब ये जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है ना, ये क्या हो जाएगा, मान लिया जाए हम ये कर दिए, यहाँ पर न लेकर के यहाँ कर दिए, अब इसको क्या करेंगे, हाफ करेंगे, ठीक है। तो ये हाफ हो गया। अब यहाँ पर जो बचा क्या, यहाँ पर जो ये रहा, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है यानी हाफ, ये क्या हो जाएगा, डी। तो ये जो भी मान ले, इस डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को जो भी मान ले, उसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कोवेलेंट मतलब क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइक एटम। दो लाइक एटम, डिसलाइक नहीं होनी चाहिए, दो लाइक होनी चाहिए, मतलब सेम एलिमेंट का दो अलग अलग एटम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कोवेलेंट रेडियस इसको बोलते हैं। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जब भी, कोवेलेंट बॉन्ड तो बनता है लाइक और डिसलाइक दोनों एटम में, तो लेकिन यहाँ पर कंप्लीट ये फोर्स किया है, क्या किया है, फोकस किया है यहाँ पे कि बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइक एटम, ठीक है, तभी कोवेलेंट रेडियस हम क्या करेंगे, उसमें डिसाइड करेंगे, ठीक है। आगे भी इसका आएगा वेरिएशन कैसे, वो देखते हैं। कोवेलेंट रेडियस में भी अलग अलग टाइप के कोवेलेंट रेडियस आएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, पूरा डायग्रामेटिकली ही चलेगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या है कि जैसे ये जो है, अब दूसरा जो है आपका है, आ जाता है क्रिस्टल रेडियस। अब एक चीज़ और समझिएगा, ये क्रिस्टल रेडियस होता क्या है, तो जनरली मेटल में, मेटल का एटम तो कभी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता नहीं है, तो मेटल का एटम क्या रहता है, जैसे मान लीजिए आयरन है, आयरन में बहुत सारा एटम है, ठीक है। तो बहुत सारा एटम रहता कैसे है, तो जितने भी सारे ऑलमोस्ट मेटल जो है ना, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एक्वायर करते हैं, खासकर डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो क्रिस्टल फॉर्म में ही रहता है। तो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है तो कहीं ना कहीं वो एटम जो है वो एक दूसरे के साथ एक रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज रहता है, ठीक है। तो वो अरेंजमेंट होता है ना, तो उसमें भी रेडियस होता है, तो उसका रेडियस हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उसी के एटम के रेडियस को, मतलब वैसा स्ट्रक्चर, वैसा एलिमेंट जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को क्या करता है, लीड करता है, और उसके एटम के रेडियस को डिफाइन करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल रेडियस, ठीक है। तो कहता है 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द
न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम इन द मेटालिक क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, इससे जाहिर सी बात है, क्या बोला है कि 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, यानी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल, मतलब दो अगल बगल वाले मेटालिक एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ जो लेंगे ना, उसी को बोलते हैं क्रिस्टल रेडियस। ठीक है, और ये होता कहाँ पे है, तो ये मेटल जो होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में, क्रिस्टलाइन लैटिस के फॉर्म में, तो उसमें ये चीज़ होता है। तो जाहिर सी बात है, मेटल कोवलेंट बॉन्ड तो वहाँ बनाता नहीं है, वो बहुत सारा एटम जो होता है वो एक दूसरे से बाइंडेड होता है, तो बाइंडेड होता है तो कहीं ना कहीं एटम क्या हो जाएगा, एक दूसरे के क्लोज आएगा, और उसका न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कहीं ना कुछ होगा। उसी डिस्टेंस का जो हाफ होगा वही होगा क्या, मेटालिक ये क्रिस्टलाइन रेडियस। तो ये देखिएगा, अब इसमें समझिएगा क्या, देखिएगा, तो कह रहा है कि मान लिया जाए कि कोई क्रिस्टलाइन, मतलब कोई मेटल है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म को एक्वायर कर रहा है, तो उसमें जो मेटल है ना वो क्या है, दो एटम जो है एक दूसरे से क्लोज है, मतलब नज़दीक है। हम दो ही एटम को ले रहे हैं, चूंकि हमें तो रेडियस से मतलब है ना, तो हमें पूरा क्रिस्टल से मतलब है नहीं, तो किसी दो एटम को हम लोग क्या, एडजेसेंट एटम, अगल बगल वाले, ठीक है, अगल बगल वाले एटम को ले लिए। अब अगल बगल वाले एटम को लिए तो इसका न्यूक्लियस ये, इसका न्यूक्लियस ये। अब कहिएगा सर इधर ओवरलैप किया हुआ, इधर ओवरलैप नहीं किया, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है बेटा, और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो इस चीज़ को करना पड़ेगा, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जब भी एटम होगा तो एक दूसरे से क्लोज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, तो यहाँ पर देख रहे होगे कि ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, और इसका यदि हाफ किए तो ये हमारा आ गया, तो इसी को बोलते हैं मेटालिक रेडियस। मतलब यहाँ से यहाँ वाला पार्ट जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, मेटालिक रेडियस होगा। क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट तो ये यहाँ से यहाँ तक है, इसका हाफ क्या कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, तो ये आपका मेटालिक रेडियस, और ये इंटर एटॉमिक क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा। मतलब एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का क्या होगा, ये डिस्टेंस है, ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये आपका होगा क्या, मेटालिक रेडियस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका आता है वांडरवाल रेडियस। अब एक चीज़ और है, वांडरवाल रेडियस होता है क्या है। सबसे पहली बात देखिए, बहुत सारा आइटम, अब इसमें तो आ गया कि जनरली ये कोवेलेंट में जनरली क्या आ जाएगा, नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल का एटम क्या होगा, कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। ठीक है, बॉन्डिंग में ऐसा है, मतलब पढ़ने का पढ़े भी होंगे। और यहाँ पर ये मेटल के लिए पूरा आ गया, मेटल जो होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होता है, और जो ना तो मेटल है और ना ही नॉन मेटल है ना। मतलब कहने का ये है कि जो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, बॉन्ड बनाता ही नहीं है, वो अकेले रहता है। जैसे इनर्ट एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम पीछे बता रहे थे कि इनर्ट एलिमेंट क्या होता है, किसी के साथ कंबाइन नहीं करता है, तो वो अकेले रहता है। ठीक है, तो उसका जो एटम होता है, मतलब उसमें रेडियस कैसे लेते हैं, तो देखिए केमिस्ट्री में कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं है केमिकल्स के बीच में, कंपाउंड के बीच में, तो एक न एक फोर्स क्या करता है, काम करता है, एटलीस्ट वन फोर्स, और उसका नाम होता है वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए कहा, मतलब मेरे ख्याल से यदि कहा जाए तो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, जैसे ठीक उसी प्रकार से कि जब आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और मान लिया ट्रेन से कहीं जा रहे हो, और आप ट्रेन पकड़े और ट्रेन के अंदर गए, डब्बे में कहीं पे सीट आप देख रहे हैं, तो कहीं पे बगल में सीट एक जगह खाली है, पहले से वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो आप जाहिर सी बात है वहाँ बैठिएगा। तो वहाँ बैठने पर क्या होगा, बगल वाले से बातचीत होगी, थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ेगा, है ना। तो कब इंटरेक्शन कब बढ़ा बगल वाले से, जब आप उसके पास गए। जब आप उसके पास नहीं जाते तो कभी इंटरेक्शन हो पाती नहीं। ठीक है, इंटरेक्शन बन गया, बात विचार हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत है ना, इंटरेक्ट हुए एक दूसरे से। तो क्या उनका स्टेशन यदि मान लिया पहले आ जाए, या आपका स्टेशन पहले आ जाए, तो क्या आप उतर जाओगे ना, या वो उतर जाएंगे। ठीक है, तो उतर जाएंगे, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। मतलब वो जो जान पहचान था उसी समय तक था।
ठीक है। जब तक आप दोनों नज़दीक थे तब तक एक दूसरे में जान पहचान थी, वो उतर जाएंगे स्टेशन पे, जान पहचान खत्म हो जाएगा, मतलब उस रिलेशन का कोई वैल्यू है नहीं ना, वो बस नज़दीक है तो रिलेशन है। जस्ट वही टाइप का जो फोर्स है ना, वो क्या होता है, वांडरवाल होता है। यानी दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम नज़दीक आया तो एक फोर्स एक्सर्ट हुआ, वो दूर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वांडरवाल रहे अथवा ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। मतलब वो हल्का सा इतना कमज़ोर होता है ना कि हल्का सा भी उसको, एक पार्टिकल का जो कण है ना, पार्टिकल जो है ना, वो उससे जब स्ट्राइक करेगा ना तो उसमें भी वो क्या हो जाता है, वो फोर्स क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, इतना कमज़ोर है। तो मतलब एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ आप तब तक इंटरेक्ट रहते हैं जब तक वो उसके नज़दीक होते हैं, ठीक है। जैसे ही उससे दूर जाते हैं इंटरेक्शन खत्म हो जाती है, ठीक है। वही है वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अनजान लोगों के बीच इंटरेक्शन होना, डेट इज कॉल्ड वांडरवाल, ठीक है। तो वही है वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखेंगे इसमें क्या है वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, तो 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल। एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि अगल बगल वाला जो दो मॉलिक्यूल्स रहेगा, जनरली क्या होगा कि फ्री कौन घूमेगा, जो स्टेबल होगा, या तो वो इनर्ट गैस ले लीजिए या फिर कोई मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक है। एटम तो ऐसे रहे, इनर्ट गैस के अलावा और कोई एलिमेंट का तो एटम में ऐसे फ्री घूमता नहीं है, ठीक है। तो या तो मॉलिक्यूल ले लीजिए या तो एटम ले लीजिए। तो वही बोला जा रहा है कि 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड, मतलब दो नॉन बॉन्डेड, मतलब दो ऐसा एटम लेना है ना जो एक दूसरे के साथ बाइंडेड नहीं है। ये दोनों में क्या बता रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ बाइंडेड है, लेकिन यहां पर क्या बता रहा है कि दो एटम ऐसा लेना है जो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। और वो दो एटम किसका होगा, एडजेसेंट मॉलिक्यूल का होगा या दो सेपरेट एटम होगा, ठीक है। तो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स इसीलिए लिखा है ना कि ऑलमोस्ट एलिमेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, ऐसे एटॉमिक फॉर्म में कोई फ्री रहता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनर्ट एलिमेंट के अलावे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर लिखा है, लेकिन ऐसा मॉलिक्यूल्स के अलावा यहाँ पर दो इनर्ट एलिमेंट का एटम भी रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन दोनों एटम एक दूसरे के साथ बाइंडेड नहीं होनी चाहिए, यही रिस्ट्रिक्शन है। मतलब दोनों एटम एक दूसरे के साथ बाइंडेड नहीं होनी चाहिए, और जब एक दूसरे के पास हो तो उसके बीच न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा उसका जो हाफ होगा वही होगा आपका क्या हो जाएगा, ये वांडरवाल फोर्स रेडियाई, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, समझना क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे कि ये जो हो गया वो आपका दो, ये O2 है, या फिर मान लेते हैं Cl2, सॉरी यहाँ पे Cl2 को मान लेते हैं, है ना, ये Cl2 मान लेते हैं और ये Cl2 मान लेते हैं। ऐसा तो हो सकता है कि बहुत सारा Cl2 हो सकता है ना। तो ये डाई मॉलिकुलर फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता है नेचर में, और ये गैसेस फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है Cl2 के फॉर्म में ये क्या होता है, गैसेस मॉलिक्यूल्स बन करके ये इधर उधर उड़ते रहता है, ठीक है। मतलब कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, ठीक है। उस दौरान क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से नजदीक भी होता होगा, कभी ना कभी तो नजदीक होता होगा। ये Cl2 अलग उड़ रहा है, ये Cl2 अलग उड़ रहा है, ठीक है। दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, कभी ना कभी तो नजदीक होता होगा, क्लियर। तो जब नजदीक होगा तो ऐसा तो नहीं होता होगा कि ये, हाँ ऐसा भी होता होगा कि ये जो है इस पे आ जाता होगा, तो इस पे भी, इसके ऊपर भी जाएगा तो दो एटम आपस में क्या रहेगा, नॉन बॉन्डिंग रहेगा, ठीक है। इसका भी दो एटम नॉन बॉन्डिंग रहेगा। सपोज उसमें से एक पॉसिबिलिटीज हम ले लिए कि चलिए Cl2 ऐसे रहा, अब एक Cl2 ये आ गया और दूसरा Cl2 ये आ गया, तो बताइए कि इसमें एक Cl ये है और एक Cl ये है, ठीक है। और इसमें जो है एक Cl ये है और एक Cl ये है, Cl और Cl, क्लियर है। अब यहां पे क्या है कि ये जो देखेंगे सबसे पहला, तो ये Cl और ये Cl, अब ये क्या है ना कि यहां पर ये दोनों एटम तो बॉन्डेड नहीं है, ये तो सेपरेट इस मॉलिक्यूल्स का है, ये इस मॉलिक्यूल्स का है, और ये दोनों के बीच में कोई बाइंडिंग नहीं है। अब ये इसका जो न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस का बीच का ये डिस्टेंस हो गया,
क्लियर है? तो वही तो बोल रहा है, यहाँ पर बोल क्या रहा है कि 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ नॉन बॉन्डिंग बॉन्डेड नेबरिंग एटम, यानी नॉन बॉन्डिंग नेबरिंग एटम का मतलब है दो नजदीक वाले एटम जो आपस में बाइंडेड नहीं है, और वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का होगा। ठीक है, तो ये जैसे मान लिए कि Cl2 गैसेस फॉर्म में आता है, तो दो गैसेस मॉलिक्यूल्स को ले लिए, तो कहीं ना कहीं दोनों में एटम है, तो एक गैसेस, दोनों गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आया, तो एक Cl2 का एक एटम दूसरे Cl2 का दूसरा एटम क्या होगा, आपस में बाइंडिंग नहीं होगा, नहीं ना होगा, और उसके बीच, उसके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ करेंगे, तो हाफ आपका यही होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एटॉमिक ये वांडरवाल रेडियस। ठीक है, तो वांडरवाल रेडियस क्लियर। ठीक, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड, ये जो है आपका कोवेलेंट रेडियस। अब इसमें देखिएगा, मेटालिक रेडियस और वांडरवाल का कोई टाइप नहीं होता है ना, वो जब भी होगा तो मेटालिक है तो जितने भी सारे मेटल होंगे तो सेम एटम ही रहेगा, जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, सेम एटम रहेगा। वांडरवाल में भी जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, सेम, मतलब सेम एटम रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं हो, तो नॉन बॉन्डिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस में थोड़ा प्रॉब्लम है। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो होता है ना, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में ही कोवेलेंट रेडियस रहेगा, चूंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में ही दो एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, तो उसमें पॉसिबिलिटीज ये बनता है कि दोनों एटम सिमिलर हो सकता है, दोनों एटम डिसिमिलर हो सकता है, और दोनों एटम डिसिमिलर हो सकता है तो सेम साइज से बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज को हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉसिबिलिटीज क्या है कि दोनों एटम सेम है, आइडेंटिकल है, एक सेम एलिमेंट का है, तो इसमें एक एटम और दूसरा एटम जो है सेम दिखाई पड़ रहा होगा, सेम साइज का है, सेम कलर है ना, और यहां पर नाम भी दिया गया है दोनों से। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस हम ले लिए क्या, DAA, मतलब इसका नाम A, इसका नाम A, दोनों तो सेम है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो DAA मान लिए, A बॉन्ड A। ठीक है, और इसका जो रेडियस आया RA, अब RA कैसे आया वो देखने वाली बात है। ठीक है, तो ये दो न्यूक्लियस यहां पर है, अब दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है DAA है, और उसका हाफ करेंगे तो ये जो बीच वाला पार्ट होगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका कोवेलेंट रेडियस। किसमें, तो ये फॉर होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, ठीक है, और न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो दो सेम न्यूक्लियस मतलब एक ही एलिमेंट का दो एटम, डाई एटॉमिक मतलब, डाई मतलब दो, डाई एटॉमिक मतलब दो, दो एटम से बना हुआ हो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, है ना। अब इसमें देखेंगे रेडियस क्या होता है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपका ये हो गया। ठीक है, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, और बॉन्ड लेंथ जो हो गया, बॉन्ड लेंथ किसको बोलते हैं, तो बॉन्ड लेंथ यही हो गया ना, दोनों के बीच के, न्यूक्लियर के बीच का डिस्टेंस को ही बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपका DA जो है वो RA और RA 2RA के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, क्योंकि दोनों सेम एटम है, दोनों सेम एलिमेंट का एटम है। ठीक है, अब इसका जो R निकालेंगे ना, RA, तो DAA/2, मतलब ये इसका जो डिस्टेंस का हाफ होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कोवेलेंट रेडियस कब, जब दो सेम एटम हो। ठीक है, सेम एलिमेंट का एटम हो, तब ये जो कोवेलेंट रेडियस होगा RA जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। अब दूसरा कोवेलेंट रेडियस क्या लेते हैं, ठीक है, फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रोएटॉमिक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैव नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कह रहा है कि दो अलग अलग एलिमेंट का एटम होनी चाहिए,
लेकिन दोनों का न्यूक्लियर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लिया सी और एल के बीच में, ठीक है, तो सी और एल, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वी, जब दोनों क्या हो, लगभग सेम हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और लगभग दिखाई पड़ रहा होगा कि साइज दोनों का लगभग सेम है, लेकिन कलर दो अलग अलग दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग एटम है। तो एक को मान लिए ए और दूसरे को मान लिए बी। वहां ए क्यों माने थे, क्योंकि सेम एलिमेंट का एटम था। यहाँ दो अलग अलग एलिमेंट का एटम है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड करेगा, और इसके बीच का जो डिस्टेंस डी ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आर बी होगा या आर ए निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे, इसका हाफ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि डिफरेंट क्या है, हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब दो अलग अलग न्यूक्लियस, ठीक है। हेट्रो मतलब अलग और डिफरेंट मतलब हेट्रो मतलब अलग, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। जाहिर सी बात है, दो एटम आपस में कंबाइन करेगा एक दूसरे से, तो दोनों के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस को ही तो बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका न्यूक्लियस दोनों का न्यूक्लियस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये बॉन्ड लेंथ हो गया। और इसी बॉन्ड लेंथ को हम जब हाफ करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। मतलब यूं कह सकते हैं कि दो एटम्स के, दो कंबाइंडेड एटम के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो दोनों एटम के रेडियस के क्या हो जाएगा, एडिशनल प्रोडक्ट होगा। जाहिर सी बात, एडिशनल प्रोडक्ट, हाँ, चूंकि रेडियस भी हम उसी को निकाल रहे हैं तो ये बॉन्ड लेंथ हो गया। अब इसका डी ए बी जो निकालेंगे, आर ए मतलब ये डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ जो होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आर ए और आर बी जितना प्लस करके आएगा उसका हाफ कर देंगे, ये हो जाएगा आर बी, ठीक है। यानी रेडियस निकल जाएगा, ए का निकालना चाहेंगे तो ए का निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये दूसरा टाइप का कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, मतलब जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्डेड है, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस उसमें अलग अलग है, ठीक है। अब ये तीसरा टाइप का जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर क्या बता रहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या है, सेम है। तो जाहिर सी बात है, सेम होगा तो क्या हो जाएगा, ये लगभग सेम टाइप से ही आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो डिफरेंट होगा, या तो ए का ज़्यादा होगा या तो बी का ज़्यादा होगा, दोनों में से किसी एक का ज़्यादा होगा। तो हम ए का यहाँ पर क्या लिए, ज़्यादा लिए, ठीक है। तो जब इस कंडीशन में भी, जैसे मान लिया जाए आपको ब्रोमीन दे दें, है ना, ब्रोमीन दे दें, और ये आपका मान लिया जाए एन है, जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दोनों क्या है, नॉन मेटल है, और एक का साइज छोटा है और एक का साइज बड़ा है, ठीक है। तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस है, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरे का इलेक्ट्रॉन, एक का ज़्यादा है एक का क्या है, कम है। तो सेम उसी टाइप का हम कुछ लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन इसका एक का साइज छोटा एक का साइज बड़ा होगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लेंगे और उसका हाफ कर देंगे। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आर बी जो होगा एक्चुअल ये जो होगा उससे ये रेडियस निकल जाएगा और ये रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। एक क्या होता है, सिमिलर एटम के बीच बनता है, जिसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो ही होती है, डिफरेंसेस, ठीक है। एक में क्या होता है, डिसिमिलर एटम के बीच बनता है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है। और एक जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर होता है, उसमें क्या होता है, साइज भी डिफर हो जाता है। तो ये तीन तरह की कोवेलेंट बॉन्ड, और मेटालिक और वांडरवाल में कोई अलग अलग पॉसिबिलिटीज नहीं है, इसीलिए उसको कंसीडर नहीं किया गया, ठीक है। तो आई होप ये बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो यहाँ पर देख लेंगे बॉन्ड लेंथ क्या है, ठीक है। और इसको जो निकालेंगे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, डिफर हो जाए, तो हम ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है ना, वो आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू डिफरेंसेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कितना डिफरेंसेस है, यहाँ तो ऑलमोस्ट इक्वल है ना, तो यहाँ पर इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो वैल्यू हो जाएगा। तो आर ए प्लस आर बी ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आर ए प्लस आर बी लिखा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या है, तीन टाइप से है ना। पहला सिमिलर, दूसरा डिसिमिलर, और डिसिमिलर में भी साइज का
डिफरेंसेस, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे वो क्या है, नोट कह रहा है कि नोट में क्या कह रहा है यहाँ पे कि एटम्स ऑफ जीरो ग्रुप एलिमेंट्स डोंट फॉर्म केमिकल बॉन्ड। जाहिर सी बात है कि जीरो ग्रुप का जो एलिमेंट है दैट मीन्स इनर्ट एलिमेंट, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब केमिकल रिएक्शंस को फॉर्म नहीं करता है, बॉन्ड का फॉर्म नहीं करता है, दूसरे एटम के साथ कंबाइंड नहीं होता है। तो ये क्या होता है, हेंस इस कारण से वान डेर वाल रेडियाई कंसिडर्ड। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, वान डेर वाल रेडियाई देखते हैं, यानी इनर्ट गैस एलिमेंट में हम लोग कभी भी कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई या फिर क्रिस्टलाइन रेडियाई या फिर क्या उसको बोल सकते हैं हम, ये सिर्फ और सिर्फ वान डेर वाल रेडियाई को ही हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। उसका रीज़न भी दिया हुआ है उसके नीचे, वान डेर वाल रेडियाई इसका ये है, ठीक है। जैसे ये सारा का सारा क्या है, जीरो ग्रुप एलिमेंट है, मतलब इनर्ट एलिमेंट है। तो ये जो हीलियम है, हीलियम, नियॉन और आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है। तो इसमें मान लिया जाए हीलियम का जो 2 एटम है, जैसे मान लिया जाए हीलियम का 2 एटम, ठीक है। तो इसके बीच का जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा ना, तो ये जो 120 दर्शा रहा है वो इसका हाफ दर्शा रहा है। ये यहाँ से यहाँ का जो फिनोमेना 120, ठीक है, 1.20। अब इसको हम कहेंगे कि बताइए कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ लेना होगा हमको, यहाँ से यहाँ लेना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेना होगा। तो क्या होगा कि ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार से ये नियॉन है और ये भी नियॉन है, नॉन बॉन्डिंग है, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। ये तो हम बता रहे हैं कि दोनों के बीच का न्यूक्लियर, इसका हाफ जो होगा वो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये भी मान लिया 1.60 है, तो इसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यदि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ही सारा का वैल्यू डाटाबेस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़ें तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिया हुआ है, क्लियर। तो इसको जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग फॉलो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, इंक्रीज। अब इसमें जो है ना वो क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। अब कहता है सेकंड जो है वो क्या है, इन केस ऑफ इनर्ट गैस वान डेर वाल रेडियाई ऑलवेज पोजेस हायर वैल्यू देन, क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है। कोवेलेंट रेडियाई से वान डेर वाल रेडियाई क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। जाहिर सी बात है कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि डिस्टेंस, 2 न्यूक्लियर के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। वान डेर वाल में क्या होगा, डिस्टेंस ही ज़्यादा होगा, तो उसका हाफ वैल्यू क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि मान लिया जाए ये क्या है, एक कोवेलेंट रेडियाई है, ठीक है, और ये जो है वो आपका वान डेर वाल रेडियाई है। बताइए कि इसके न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ये हो गया, और इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये डिस्टेंस ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वान डेर वाल रेडियाई क्या है, नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है। वो बाइंडेड एटम नहीं होता है, यहाँ पर एटम बाइंडेड होता है, दूसरे पे ओवरलैप रहता है। तो ओवरलैप रहता है तो इसके कारण ये डिस्टेंस ही कम गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका भी हाफ वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कोवेलेंट रेडियाई जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमेशा वान डेर वाल रेडियाई से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग देखना चाहेंगे इस पे, ठीक है, तो आगे यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट ये हो जाएगा इसका जो दिया हुआ होगा, द डिक्रीज इन द साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। हालांकि इसका हम साइज पे डिफाइन करेंगे, ये साइज से रिलेटेड है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज जब हम डिस्कस करेंगे ना तो इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक एटॉमिक रेडियाई ठीक था, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, डाटाबेस है, लेंथेनाइड और ट्रांजिशन सीरीज का कुछ साइज़ वगैरह है, तो उसमें हम लोग देखेंगे एटॉमिक साइज में सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद इसमें भी कुछ ऐसा है कि ये आपका डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन, मतलब वो साइज से ही डिपेंड है, ठीक है। अब ये एटॉमिक रेडियस, हाँ एटॉमिक रेडियस यहाँ भी है, इसके पहले भी एटॉमिक रेडियस था, ठीक है। तो ये जो है ग्रेजुअली क्या होता है, इसके पहले जो एटॉमिक रेडियस देख रहे हैं, तो इसमें होता क्या है ना, सबसे पहला देख लीजिएगा कि ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है ना कि ये 3D जो है, यहाँ पर आप देखिएगा कि ट्रांजिशन सीरीज में मान लिया जाए कोई एलिमेंट है, ये कोई एटम है,
ठीक है, इसका न्यूक्लियस है। तो ये मान लिया जाए ये आपका ये n सेल है और ये n-1 है, ठीक है। तो ये n-1 हो जाएगा, ठीक। तो n-1 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको, क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसमें जाएगा। जैसे मान लिया जाए हम क्रोमियम की बात करते हैं, क्रोमियम क्या हो जाएगा 24 और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब 3d क्या हो जाएगा 4 होगा। अब बताइए कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो मेरा कहाँ पे आया, लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा आया किस में 4s में आ रहा है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन d में आ रहा है, ठीक है। और ये जो सेल नंबर्स ऑफ सेल जो है वो क्या है 4 है। तो ये n मान लेंगे किसको 4 को, है ना। और ये n-1 3 है। तो इलेक्ट्रॉन जो मेरा है वो n-1 में क्या हो रहा है कंसिडर कर रहा है, n-1 में जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन तो बढ़ेगा ही। तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और इससे कहीं ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही रहा है लेकिन इसका जो इफेक्ट है ना इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके ये जो इफेक्ट दिखाएगा न्यूक्लियस, ये इसके इफेक्ट को बाहर तक जाने नहीं देगा, ठीक है। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये आउटर सेल के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, जिसके कारण रेडियस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, सेम होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये देख रहे हैं कि लगभग का लगभग क्या हो जाएगा, एक दूसरे के आसपास ही होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, आपको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, नेक्स्ट में ये उसी पे रेडियस पे डिफाइन किया गया है। देखिएगा, इन द लेंथेनाइड एलिमेंट डिफ्रेंशिएटिंग क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या कह रहा है, लेंथेनाइड इलेक्ट्रॉन वो क्या है 4f लेवल में जाएगा, सिंस इलेक्ट्रॉन डू नॉट इफेक्टिवली स्क्रीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द क्या होगा स्क्रीन एंड ये इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेजुअली डिक्रीज। इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहला जो है ये दोनों तरीके से, अब देखिएगा इसमें इसको बोला गया है कि ये मान लिया जाए कोई ये एटम है, ठीक है, और इसका मान लिया जाए लेंथेनाइड सीरीज कहाँ पे होता है, तो लेंथेनाइड होता है 6 में। तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये 7, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ठीक है, इसको, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसको, ये जो है यहाँ से हाँ देखिए, तो ये आपका लेंथेनाइड सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेंथेनाइड सीरीज में देख सकते हैं, लेंथेनाइड कहते किसको हैं, सबसे पहले ये समझिएगा। लेंथेनाइड जो होता है वो ये वाला सीरीज होता है, ठीक है, ये वाला, ये पूरा का पूरा लेंथेनाइड है और ये एक्टिनाइड इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये रहता कहाँ है, ये रहता है 6 पीरियड में। तो ये 6 7 और ये क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1 हो जाएगा, ये नंबर्स ऑफ पीरियड है। तो इस पीरियड में ये रहता है, और वो भी ये डी है और ये एस है, ठीक है। तो डी और एस के बीच में रहता है, ये डी हो जाएगा और ये एस हो जाएगा, तो एस और डी के बीच में रहता है। तो होता क्या है कि लेंथेनाइड सीरीज में इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन लेंगे ना तो क्या होता है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जनरली NS1 और 2 होता है ना। या फिर हम इसी को कॉन्फ़िगरेशन लिख ले ND को, तो ND क्या हो जाएगा, ND जो होगा वो क्या हो जाएगा 6s2, हम आउटर सेल को दिखा रहे हैं। ये 4f क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 5d 0 हो जाएगा, और 5p क्या हो जाएगा 6p क्या हो जाएगा 6p 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो f है ना, अब s के बाद यहाँ पर क्या है n बराबर क्या है 6। अब यहाँ पर देखेंगे कि मान लिया जाए ये कोई एटम है, ठीक है, यहाँ पर ये कोई एटम है और इसमें सेल है, ठीक है। अब ये जो सेल आप देख रहे हैं ये क्या है, ये 7 हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो इसको जो है हटा दीजिए, अब ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा, इसको n मान लेते हैं, n-1 हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है n-2f, ये 4f में, तो ये 6 है ना, तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसका जो सेल है ना वहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है जा रहा है, ठीक है।
तो ये आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है कहीं इससे दूर है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव इसमें जाएगा, पॉजिटिव तो इसमें बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि सिंस चूंकि इलेक्ट्रॉन डू नॉट इफेक्टिवली स्क्रीन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं दिखा पाता है, ठीक है, फ्रॉम द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और ये क्या होता है, ये इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ये जो न्यूक्लियर चार्ज लगातार इसमें बढ़ रहा है उसके सामने ये अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट को ज़्यादा नहीं दिखा पाता है, ठीक है, जिसके कारण ये जो आपका ये इसका जो इफेक्ट है आउटर सेल पर पड़ता है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है और ये क्या करता है, इसको इंट्रैक्ट करता है अपनी ओर। जब इंट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ये इंट्रैक्ट करेगा इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, रेडियस में डिक्रीजिंग होगी, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। मतलब यहाँ का रेडियस जो होगा, यहाँ का जो रेडियस होगा वो बड़ा होगा और यहाँ का रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। तो रेडियस बड़ा से छोटा जब हो रहा है लेंथेनाइड में, लेंथेनाइड में आने के कारण, ठीक है, डी आने के कारण, लेंथेनाइड आने के कारण, और लेंथेनाइड में क्यों, क्योंकि ये 4f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर है। तो ये आपका लेंथेनाइड वाला पार्ट है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये जो होगा आगे, द इंक्रीज्ड एटॉमिक साइज, है ना। तो कहता है द इंक्रीज इन साइज ऑफ एराइज ड्यू टू पीरियोडिक चेंज इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। अब सेकेंड एंड थर्ड पीरियड की बात करते हैं, तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड देखिएगा यहाँ पर। तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में कौन कौन होता है, तो ये आपका जो है एलिमेंट सेकेंड और थर्ड पीरियड कौन होता है, ठीक है। तो इसमें देखना क्या है, सेकेंड और थर्ड पीरियड। तो ये देखिए, ये जो आपका है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये वाला फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, और ये हो जाएगा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और ये होगा फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो बोला है ना उसको पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। द इंक्रीज इन साइज दैट एराइज ड्यू टू पीरियड चेंज, ये इस पीरियड से इस पीरियड में जब जाते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन से थर्ड में जाते हैं, तो ये साइज इंक्रीज करता है इन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज ऑलमोस्ट कंपेंस्ड बाय लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये किसके कारण, तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण, मतलब इसका जो साइज होगा ना, ये इसका जो साइज होगा वो बड़ा होगा, इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो ऐसे तो हम लोग देख रहे थे कि ऊपर से नीचे जा रहे थे तो साइज बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊपर वाले का साइज बड़ा है और नीचे वाले का साइज क्या है, छोटा है। तो इसका रीजन क्या है कि ये जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आया है उसमें क्या है, थर्ड ट्रांजिशन के पहले ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट आ गया, ये लेंथेनाइड वाला आ गया। तो लेंथेनाइड में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जिसके कारण रेडियस डिक्रीज करता है, उसका इफेक्ट पड़ जाता है ये 3D वाला, क्या ये किस पे, आपका डी ऑर्बिटल पे, ठीक है। तो इस कारण से ये आपका जो है ये कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है, साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है सेकंड सीरीज वाला। तो वही कह रहा है कि साइज इंक्रीज इन साइज द डेट एराइज ड्यू टू पीरियड चेंज इन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट जो है इसमें देखेंगे कि नेक्स्ट ये है एससी, ये जो है यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये एससी है, देखिए, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एससी से लेकर के ये चलेंगे। अब ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज दिखाया गया है, तो 22 से यहाँ से या ट्रिबियम से, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज दिखाया गया। तो देखिएगा यहाँ पे 3,4,3,4 ऑलमोस्ट क्या है, सेम, इस वजह से है ना कि यहाँ पर ये क्या है 3.34, तो ये लगभग का लगभग क्या हो जाएगा, सेम या डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये किसके कारण हो रहा है, तो लेंथेनाइड सीरीज के कारण हो रहा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो एटॉमिक रेडियस है ओवरऑल, ये एटॉमिक रेडियस का जो पूरा कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट आपका कवर अप हो गया।
अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज में भी विशेष रूप से एटॉमिक रेडियस पे ही डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं एटॉमिक साइज के साथ साथ एटॉमिक रेडियस को भी और अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो अगले वीडियो में क्वेश्चंस भी कुछ करवाएंगे एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज को, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।